हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम हिंदी वर्णमाला का जो फर्स्ट चैप्टर होता है हिंदी वर्णमाला, उससे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे और उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, पेट और अदर वनडे एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है बड़ी ई, ऑप्शन सी है बड़ा ऊ, और ऑप्शन डी है ओ। तो कौन इसमें मूल दीर्घ स्वर नहीं? ठीक है, दीर्घ स्वर नहीं है आपको बताना है। तो कौन नहीं है? तो वो क्या है ये? ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। वो क्या है? ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है हमको बताना है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। तो ऑप्शन है दो, ऑप्शन बी है चार, ऑप्शन सी है छः और ऑप्शन डी है आठ। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है स्वर और दूसरी होती है व्यंजन। ठीक है, कौन कौन सी ध्वनियाँ होती है? तो एक होती है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं चलिए देखते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम स्वर कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य अन्य वर्ण की सहायता सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है और कहलाता और कहलाता है। ठीक है, और हो गया। अब देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, व्यंजन व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता स्वर की सहायता लेनी पड़ती है लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो स्वर और व्यंजन। ठीक है, चलिए इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं हमको बताना है। तो ऑप्शन है दो, ऑप्शन बी है तीन, ऑप्शन सी है चार और ऑप्शन डी है पाँच। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो कौन कौन सा होता है? पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक है, क्या है कि मात्रा के आधार पे हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में दो प्रकार के माने गए हैं और संस्कृत में तीन प्रकार के माने गए हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे हम। मात्रा के आधार पे अगर से हिंदी में अगर हिंदी में पूछे तो हिंदी में दो प्रकार के, और संस्कृत में पूछे संस्कृत में तो संस्कृत में तीन प्रकार के। कौन कौन से? तो
पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ठीक है। तो मात्रा के आधार पे हिंदी में कितने प्रकार के, अगर हिंदी में बोले तो 2 प्रकार के, संस्कृत में बोले तो 3 प्रकार के, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के, तो यहाँ पे ना हिंदी लिखा है ना संस्कृत लिखा है, तो हम आंसर इसका क्या लगाएंगे, तो हम इसका आंसर पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से इसके बारे में पढ़ते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, वो होता है अ, छोटी ई, छोटा ऊ, और री। ये सब क्या है, ये ह्रस्व स्वर है, ठीक है। ये सब ह्रस्व स्वर है, और ह्रस्व स्वर को ही क्या बोलते हैं हम, इसी को ही हम मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं हम। दूसरा है, क्या है, दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो दीर्घ स्वर क्या होता है कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दोगुना समय लेगा उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में ह्रस्व से ह्रस्व स्वर से दोगुना दोगुना समय लगे दोगुना समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, चलिए उसको भी हम लिखते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, और औ, और ये क्या होते हैं, ये दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्लुत स्वर किसे कहते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो प्लुत स्वर क्या है कि ह्रस्व से दीर्घ में क्या होता है, दोगुना समय लगता है, ठीक है। और दीर्घ से क्या है, तिगुना समय किस में लगता है, प्लुत स्वर में लगता है, ठीक है। चलिए इसको लिख देते हैं हम। ह्रस्व स्वर से ह्रस्व स्वर से दीर्घ में गुना, और प्लुत में तिगुना समय लगता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर
जैसे हमने लिखा ओम, ओम हम बोलते हैं, ओम में क्या है, ओ, इसमें क्या है, तो इसमें पुरुष स्वर होगा, ठीक है। ओम, ओम ऐसे लिखा जाता है ना, तो इसमें क्या है कि इसमें भी क्या है, किसी को हम बुलाते हैं या क्या है, पुरुष स्वर का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे हम कोई किसी को बुलाएंगे या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पुरुष स्वर। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6। तो जीवा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जीवा के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन कौन से होते हैं, तो जीवा के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन होता है, पहला होता है अग्र स्वर, अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा होता है पश्च स्वर, पश्च स्वर, ठीक है। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। चलिए अग्र स्वर के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अग्र स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, चलिए उसको लिख देते हैं हम। तो कौन कौन से होते हैं अग्र स्वर, तो छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये क्या है, ये अग्र स्वर है, ठीक है। इनका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है उसे हम क्या बोलते हैं, अग्र स्वर बोलते हैं। तो अग्र स्वर कौन कौन से हो गए, छोटी ई, बड़ी ए और ऐ, ये क्या हो गए, अग्र स्वर हो गए। मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो जीभ के मध्य भाग के सहयोग से इसका उच्चारण होता है, ठीक है। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कौन होता है, तो मध्य स्वर कौन होता है, तो ओ क्या है, मध्य स्वर है, ठीक है। ओ क्या है, मध्य स्वर है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि मध्य स्वर, इनमें से मध्य स्वर कौन सा है, तो वहाँ क्या होगा, प होगा, ठीक है। पश्च स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है इसे हम क्या बोलते हैं, पश्च स्वर बोलते हैं, ठीक है। जिसे जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो आ, ए, बड़ा ऊ, ओ और ओ, ये सब क्या है, ये सब पश्च स्वर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन है अक्षर, ऑप्शन बी है स्वर, ऑप्शन सी है व्यंजन और ऑप्शन डी है अनुस्वार। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, छोटी बड़ी च छ ज ज न आदि का उच्चारण किस से होता है, ठीक है। हमको बता रहा है कि इसका उच्चारण किस से होता है, तो ऑप्शन है कंठ से, ऑप्शन बी मूर्धन्य से, ऑप्शन सी है तालव्य से और ऑप्शन डी ओष्ठ से, ठीक है। तो छोटी बड़ी च छ ज ज य आदि के उच्चारण, आदि का उच्चारण किस से होता है, किससे होता है इसका उच्चारण, तो च वर्ग, च वर्ग, अगर हम देखें कि च वर्ग का उच्चारण किससे होता है, तो च वर्ग का उच्चारण होता है तालु से, ठीक है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालव्य होगा, ठीक है। क्या होगा, तालव्य होगा। और छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण, हम छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण करेंगे तो किससे होगा इसका उच्चारण, तो इसका भी उच्चारण किससे होगा, तालव्य से होगा, तालव्य से होगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन और ऑप्शन डी विसर्ग, ठीक है। अभी हमने बताया कि जिसका क्या होगा कि जिनका
जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन नहीं है हमको बताना है। तो अभी हमने बताया कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी है बड़ी ई, ऑप्शन सी है ए, और ऑप्शन डी है आई। तो इसमें से दीर्घ स्वर कौन नहीं है हमको बताना है। तो कौन नहीं है इसमें, तो इसमें हमको बताना है कि कौन दीर्घ स्वर नहीं है। तो कौन दीर्घ स्वर नहीं होगा, तो ये क्या है ये, और इस मतलब छोटी ई क्या है, ये दीर्घ स्वर नहीं है। ये क्या है, ये ह्रस्व स्वर है। ठीक है, बाकी ये सब क्या है, दीर्घ स्वर है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है गो, ऑप्शन बी है जो, ऑप्शन सी है वो, और ऑप्शन डी है स। अंतस्थ व्यंजन हमको बताना है कि कौन सा होगा। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं। कौन कौन से, तो य, र, ल और व। ये क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन, इनको बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, तो इनको अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। तो आपको बताना है कि कौन अंतस्थ व्यंजन है, कौन है इसमें, तो कौन सा होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वो क्या है, वो अंतस्थ व्यंजन है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्न निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन हमको बताना है कि अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो ऑप्शन ए है ख, ऑप्शन बी है ग, ऑप्शन सी है व, और ऑप्शन डी है ऊ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। ठीक है, अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं। ठीक है, अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उसे हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं हम। जिन वो जिन वर्णों के ये उच्चारण, इन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन तथा सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय पंचम वर्ण के बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो य, र, ल और व। इस तथा सभी स्वर, सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उसे हम अल्प प्राण करते हैं। प्रत्येक वर्ण का प्रथम तृतीय पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन तथा सभी स्वर क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए महाप्राण देखते हैं कि महाप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं और ये कौन कौन से होते हैं। तो महाप्राण में जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उसे हम महाप्राण कहते हैं। जी, वर्णों के उच्चारण में मुख से मुख से अधिक वायु
अधिक वायु निकले, जन महाप्राण कहते हैं। ठीक है, महाप्राण से हम महाप्राण कहते हैं। अब देखते हैं कि किसे हम महाप्राण कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा और समस्त ऊष्मी वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण होते हैं। प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा और समस्त ऊष्मी व्यंजन, ऊष्मी या ऊष्मी वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, ये हो गया महाप्राण। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो इसमें अल्प प्राण पूछा है, तो अल्प प्राण कौन सा होगा? तो क्या है कि अल्प प्राण में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व तथा सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो इसमें अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होगा? तो इसमें अल्प प्राण होगा क्या है? वो क्या है? को को वर्ग का ये तीसरा वर्ण है। वो अल्प प्राण क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ग होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, घोष वर्ण बताना है कि ये वर्ण कौन सा है। ठीक है, घोष वर्ण कौन सा है हमको बताना है। ठीक, चलिए इसको भी देखते हैं। तो ऑप्शन ए है ज, ऑप्शन बी है क, और ऑप्शन सी है च, और ऑप्शन डी है ट। तो इसका आंसर देने से पहले हम घोष और घोष वर्ण किसे कहते हैं और सघोष वर्ण किसे कहते हैं हम देखते हैं। तो घोष को हम क्या बोलते हैं? घोष को ही हम सघोष भी बोलते हैं। ठीक है, घोष को ही हम सघोष व वर्ण बोलते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि अघोष या इसे को हम घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी पढ़ते हैं कि घोष या सघोष वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो तथा सघोष या स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिन जिन व्यंजन वर्णों वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे हम अघोष या घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे हम सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा तथा सभी स्वर तथा अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन यही अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? तो य र ल और व और ह, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? सघोष या इसे कौन घोष व व्यंजन
या वर्ण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा सभी स्वर तथा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह क्या होते हैं? अघोष या घोष वर्ण होते हैं। ठीक, यदि आपने सघोष अघोष वर्ण पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि अघोष वर्ण किसे कहते हैं या अघोष व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे पेज पर लिखते हैं अघोष अघोष व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अघोष व्यंजन क्या होता है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे हम अघोष कहते हैं। ये व्यंजनी वर्णों ये उच्चारण है स्वर तंत्री में कंपन न हो से अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, अघोष वर्ण कहते हैं कौन कौन सा? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा अ स वर्ण क्या होते हैं? अघोष व्यंजन या वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा अ अ अ, ये सब क्या होते हैं? ये सब वर्ण क्या होते हैं? अघोष अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसमें हमको घोष बताना है। घोष यानी सघोष वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग को तो कौन घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा सभी स्वर तथा अंतस्थ व्यंजन और साथ में ह, ये क्या होता है? सघोष या घोष वर्ण कहलाता है। कौन इसमें होगा? वो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें कौन सा होगा? तो इसमें जो होगा क्या है? जो क्या है? घोष वर्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ठीक है, ओष्ठ वर्ण हमको बताना है कि कौन सा हो। ठीक है, ओष्ठ वर्ण इसमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए है ओ, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है ओ। ओष्ठ वर्ण इसमें से कौन होगा? तो कौन होगा इसमें ओष्ठ वर्ण? तो ऊ क्या है? ऊ का उच्चारण करेंगे तो किससे होगा? ओष्ठ से इसका उच्चारण होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है काकल्य वर्ण कौन सा है? ठीक है, काकल्य वर्ण कौन सा है हमको बताना है। तो काकल्य वर्ण कौन सा होगा इसमें? तो ऑप्शन ए है य, ऑप्शन बी है स, ऑप्शन सी ह और ऑप्शन डी है ड़। तो काकल्य वर्ण कौन सा होगा इसमें? तो ह क्या है? काकल्य वर्ण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है यो का उच्चारण स्थान है। यो का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन ए ओस्ट, ऑप्शन बी छूट गया है, इसको हम लिख देते हैं। ऑप्शन बी है दांत, ऑप्शन सी है मुर्दा और ऑप्शन डी है तालु। तो य का उच्चारण स्थान का क्या होगा? तो य का अगर हम उच्चारण करेंगे यो, तो य का उच्चारण कहाँ से होगा? तो य का उच्चारण होगा तालु से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है र का विवरण है। र का विवरण है। ऑप्शन है वत्स्य, लुठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन। ऑप्शन बी है वत्स्य, पार्श्विक, सघोष, महाप्राण व्यंजन। ऑप्शन सी है वत्स्य, संघर्षी, अघोष, अल्प प्राण व्यंजन और ऑप्शन डी है वत्स्य, स्पर्श, सघोष, महाप्राण व्यंजन। तो र का विवरण है। र का विवरण है, तो र का विवरण क्या होगा? तो र क्या है? तो र क्या है? वात्सल्य है, वात्स्य है, क्या है? र लोथित में भी है और र क्या है? सघोष और अल्पप्राण व्यंजन ये है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है
अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 7। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो स, स और ह। ये सब क्या है? ये सब ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ऊष्म वर्ण है, तो इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो दोनों मिला के कितने हुए? वो 8 भी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो 4 4 8 होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है व, ऑप्शन बी है थ, ऑप्शन सी है ब और ऑप्शन डी है स। तो वो अभी हमने पीछे बताया कि सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो सघोष वर्ण होते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा सभी स्वर तथा अंतस्थ व्यंजन और ह, ये मिला के क्या होते हैं? सघोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा तथा सभी स्वर तथा तस्त व्यंजन तस्त व्यंजन कौन कौन से? तो य, र, ल, व और साथ में ह, ये सब क्या होते हैं? ये सब सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? तो इसमें कौन सा होगा? तो वो क्या है? ये क्या है? सघोष वर्ण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन ए स, ह, ऑप्शन बी है ल, ऑप्शन सी है म और ऑप्शन डी है ज। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन स, स, स और अ, ये क्या होते हैं? ये तीनों, सॉरी, ये चारों ऊष्म व्यंजन होता है। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन टो वर्ग में नहीं है? ठीक है, कौन टो वर्ग में नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए ठो, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी है दो और ऑप्शन डी है दो। तो कौन टो वर्ग में नहीं है आपको बताना है। तो कौन नहीं है इसमें? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गौ क्या है? ये टो वर्ग में नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 52 और ऑप्शन डी 48। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? तो ये 52 लिपियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। तो ऑप्शन है वृत्ताकार स्वर, ऑप्शन बी है समृद्ध स्वर, ऑप्शन सी है अनुनासिक स्वर और ऑप्शन डी है निर्नुनासिक स्वर। तो जिनकी ध्वनियां केवल मुख से निकलती हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं निर्नुनासिक शब्द। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अर्ध विपरीत स्वर है। अर्ध विपरीत स्वर है। तो ऑप्शन है उ, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है आ और ऑप्शन डी है ई। तो हमको बताना है कि अर्ध विपरीत स्वर कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी देखते हैं कि अर्ध विपरीत स्वर और विपरीत स्वर और अर्ध विपरीत स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए विपरीत स्वर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन पूछता है कि मुख मुख व्यूअर खोलने के आधार पे क्या है? मुख व्यूअर खोलने के आधार पे स्वरों के कितने इनको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, मुख व्यूअर खोलने के आधार पे इनको कितने भागों में बांटा गया है? तो इनको क्या है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो पहला है विपरीत, दूसरा है अर्ध विपरीत, तीसरा है समृद्ध और चौथा है अर्ध समृद्ध। तो चलिए इनके बारे में बारी बारी से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विपरीत स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, विपरीत विपरीत स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उसे हम विपरीत स्वर कहते हैं। तो लिख देते हैं इन स्वरों के उच्चारण में उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, पूरा खुलता है, उसे हम विपरीत स्वर कहते हैं। विपरीत स्वर वाक्य है।
ठीक है, विपरीत स्वर कौन कौन से होते हैं? तो विपरीत स्वर कौन कौन से होते हैं? तो आ क्या है? ये विपरीत स्वर है। ठीक है, आ क्या है? विपरीत स्वर है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि अर्ध विपरीत किसे कहते हैं। अर्ध अर्ध विपरीत स्वर किसे कहते हैं? तो अर्ध विपरीत स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, मुख आधा खुलता है, उसे हम अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, आधा खुलता है, उसे हम अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। अर्ध विपरीत स्वर कौन कौन से होते हैं? वो अर्ध विपरीत स्वर कौन कौन से होते हैं? अ ए ऐ होता है इंटर, ऐ ओ सॉरी, ऐ और औ। इस ये सब क्या होते हैं? चंद विधि नहीं है पर इस पे। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये अर्ध विपरीत स्वर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अर्ध विपरीत स्वर कौन है, तो इसमें अर्ध विपरीत स्वर कौन होगा? अर्ध विपरीत स्वर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, अर्ध विपरीत कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो अभी इसमें दो बचा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। ये हो गया विपरीत स्वर और अर्ध विपरीत स्वर। अब पढ़ते हैं हम संपरीत स्वर और अर्ध संपरीत स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, संपरीत स्वर, संपरीत स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, संपरीत स्वर के बारे में पढ़ते हैं। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, उसे अर्थात क्या आता है? लगभग बंद रहता है, उसे हम संपरीत स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में उच्चारण में मुख कम खुलता है, कम खुलता है, अर्थात अर्थात क्या है? लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, उसे हम संपरीत स्वर कहते हैं। संपरीत स्वर कहते हैं। ठीक है, समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? तो छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ओ और बड़ा, ये सब क्या है? ये सब समृद्ध स्वर है। अगर इनका उच्चारण करेंगे तो मुख क्या है? बहुत कम खुलेगा, अर्थात बहुत कम, मतलब लगभग बंद ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गए समृद्ध स्वर। और देखते हैं अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध स्वर इसे कहते हैं, और अर्ध समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? ठीक है, अर्ध समृद्ध स्वर, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृद्ध की अपेक्षा कम खुलता है। ठीक है, समृद्ध की अपेक्षा कम खुलता है, अर्थात क्या होता है? उसकी अपेक्षा आधा बंद रहता है। ठीक है, तो उसे हम अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। ये स्वर, ये स्वर इनके उच्चारण उच्चारण में इनके उच्चारण में मुख समृद्ध की अपेक्षा समृद्ध की अपेक्षा कम खुलता है, से हम अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, और समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? ओ, ए और ओ। ए और ओ क्या होते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए, हमने जाना विपरीत के बारे में पढ़ा, फिर अर्ध विपरीत विपरीत के बारे में पढ़ा, समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ा, और अर्ध समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं उसके बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं, हमको बताना है। तो हमको बताना है कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन किस वर्ग में है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। पहले देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं,
कितने होते हैं, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो को से लेके ओ वर्ग से लेके वर्ग से ओ वर्ग तक, ओ वर्ग तक सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। क वर्ग से लेके प वर्ग तक सभी क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है, ठीक है। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, जिसमें क्या है, सभी स्वर, सभी व्यंजन, सॉरी सभी व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, वो ये होगा, क्या है, को, चो, ओ और तो, ये क्या है, ये सब सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। हमको बताना है कि महाप्राण वाला कौन सा वर्ग है, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ाया कि महाप्राण किसे कहते हैं, ठीक है। तो महाप्राण कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और समस्त क्या है, ऊष्म वर्ण क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण क्या कहलाते हैं, महाप्राण होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो इसमें महाप्राण क्या है, तो दूसरा ख और छ और थ, ये क्या है, ये सब महाप्राण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, तो ऑप्शन है संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन बी है युग्मक ध्वनि, ऑप्शन सी है संपृक्त ध्वनि और ऑप्शन डी है पारस्परिक ध्वनि। तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, युग्मक ध्वनि कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, वह व्यंजन है, वह व्यंजन है, तो ऑप्शन है ऊष्म, ऑप्शन बी अंतस्थ, ऑप्शन सी है महाप्राण और ऑप्शन डी है अघोष। तो वह व्यंजन क्या है, तो वह व्यंजन क्या होगा, तो वह व्यंजन होगा अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो य, र, ल और व, ये सब क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो स, स, स और अ, ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। महाप्राण अभी हमने बताया, महाप्राण क्या है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये सब क्या है, ये सब महाप्राण है। अघोष क्या है, तो अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और स, स और स, ये सब क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं, ठीक है, अघोष व्यंजन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हमको बताना है। तो लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी लिपि, ऑप्शन सी ध्वनि कहते हैं और ऑप्शन डी व्यंजन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं, प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन है दंत, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी है तालव्य और ऑप्शन डी है कंठ। तो आपको बताना है कि प, फ, ब, भ, म ये क्या होते हैं, ये ओष्ठ क्या होते हैं, ओष्ठ व्यंजन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दंत व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो दंत व्यंजन त वर्ग क्या होता है, दंत व्यंजन होता है, ठीक है। त वर्ग क्या होता है, दंत व्यंजन होता है, ठीक है। कंठ व्यंजन, तो कंठ, क वर्ग कंठ व्यंजन होता है, ठीक। क वर्ग का उच्चारण किससे होता है, तो कंठ से होता है, ठीक है। ताल तालु से किसका होता है, तो तालु से क्या होता है, च वर्ग, च वर्ग, च वर्ग का उच्चारण किससे होता है, तालु से होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला, दो व्यंजन एक साथ जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी अल्प प्राण, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन बी है महाप्राण। तो
जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, ये सही हुआ। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण हमने अभी बताया और बार बार मैं बताते जा रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, पहला, तीसरा और पांचवा तथा अंतस्थ वर्ण तथा सभी स्वर क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन, अस्त व्यंजन तथा सभी स्वर ये सब क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और तस्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो य, र, ल और व। महाप्राण, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा समस्त ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ऑप्शन है स्वर, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है मात्रा और ऑप्शन डी है विसर्ग। तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये क्या है? तो ये स्वर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन है, हमको बताना है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन हमने बताया कि क वर्ग से लेके प वर्ग तक के सभी 25 वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन तो कहलाते हैं। कंठ ध्वनि कौन 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 सी होती है? तो क वर्ग क्या होता है? का उच्चारण कंठ से होता है। क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। अघोष हमने अभी बताया, अघोष का होता है, तो अघोष होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा सौ क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा तथा सौ स और स ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। महाप्राण महाप्राण कौन होता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा समस्त ऊष्म व्यंजन, दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि तथा अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन है इसमें? तो वो है ख। और क्या है? स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि तथा अघोष और महाप्राण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ख क्या है? ख अघोष वर्ण है, महाप्राण भी है, ठीक है, कंठ ध्वनि भी है और स्पर्श व्यंजन भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दंत ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंत ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो ऑप्शन है वो, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है यो और ऑप्शन डी है र। ये दंत ओष्ठ बताना है। तो दंत ओष्ठ क्या है? तो वो का उच्चारण किससे होता है? दंत ओष्ठ से होता है। ठीक है, दांत और ओठ के मिलने से होता है वह। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? तो अभी हमने बताया उस व्यंजन कौन से होते हैं। तो स ये सब क्या है? ये सब उस व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए अघोष, ऑप्शन बी सघोष, ऑप्शन सी अल्प प्राण और ऑप्शन ए महाप्राण। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उसे हम अघोष कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है यर और लव व्यंजन को कहते हैं। ठीक है, यर और लव व्यंजन को क्या कहते हैं? तो अभी हमने बताया उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? क वर्ग से लेके प वर्ग तक क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। उस व्यंजन हमने बताया स स स और अ ये क्या होते हैं? उष्म व्यंजन होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि कौन सी है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए लो, ऑप्शन बी ए लो, ऑप्शन सी ए रो और ऑप्शन डी च। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है इसमें? तो इसमें क्या होगा? तो ल क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ठीक है, अंतस्थ व्यंजन पूछा है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? तो यर ल व। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा होगा? तो ल क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो ऑप्शन है बड़ी, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी है औ, और ऑप्शन ये ए। वो कंठ तालव्य कौन सा स्वर कंठ तालव्य है आपको बताना है, तो कौन सा होगा? तो ए का उच्चारण क्या होता है? कंठ, और कंठ तालव्य से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, क वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? क वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ठीक है, तो ऑप्शन है कंठ, ऑप्शन बी है तालव्य, ऑप्शन सी है मूर्धन्य, और ऑप्शन डी है दंत। ठीक है, तो क्या है कि ट वर्ग, सॉरी ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो ट वर्ग का उच्चारण किससे होता है? तो ट वर्ग का उच्चारण होता है मूर्धा से, यानी ये क्या, कौन किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये मूर्धन्य ध्वनि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ठीक है, दीर्घ स्वर बताना है, तो दीर्घ स्वर कौन 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 है? तो ऑप्शन है आ, ऑप्शन बी है ऊ, छोटा ऊ, और ऑप्शन डी है ओ, और ऑप्शन डी है ए। तो दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें दीर्घ स्वर होगा आ। क्या है ये? दीर्घ स्वर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो ऑप्शन है विसर्ग का, ऑप्शन बी है चंद्र बिंदु का, ऑप्शन सी है पंचम वर्ण का, और ऑप्शन ये स्वर का। अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार क्या किसका कार्य करता है? तो ये पंचम वर्ण का कार्य करता है। ठीक है, अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ठीक है, संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी है आई, ऑप्शन बी है ऊ, और ऑप्शन डी है ओ। तो संयुक्त स्वर कौन नहीं है हमको बताना है, तो कौन नहीं है इसमें संयुक्त स्वर? तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं सबसे पहले ये जानते हैं। ठीक है, तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं हमारा ए, ऐ, ओ, और ओ। ये सब क्या है? ये सब संयुक्त स्वर है। ठीक है, संयुक्त स्वर है ये सब। तो हमसे पूछा है कि संयुक्त स्वर कौन नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें? ऊ क्या है? ये संयुक्त स्वर नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? ठीक है, दंत्य नहीं है हमको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी तो, ऑप्शन सी लो, और ऑप्शन डी य। तो कौन दंत्य नहीं है हमको बताना है, तो कौन दंत्य नहीं है? तो क्या होता है? तो वर्ग के सभी वर्ण क्या होते हैं? ये दंत्य वर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन पूछा है कि दंत नहीं है? तो यह क्या है? ये दंत्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब भी जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन है अपस्वर, ऑप्शन बी मध्य स्वर, ऑप्शन सी पश्च स्वर, और ऑप्शन डी विपरीत स्वर। तो क्या है? ये अम नहीं है, अग्रस्वर है। ठीक है, ये अग्रस्वर है। ठीक है, तो जब हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जीव के आधार पर किया जाता है तो जीव के आधार पर हिंदी स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? तो अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, मध्य स्वर, और तीसरा होता है पश्च स्वर। तो आपसे पूछा है कि इसके अंतर्गत कौन नहीं आएगा, तो कौन नहीं आएगा? तो विपरीत स्वर नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कंठ ध्वनिया निम्नलिखित में से कंठ ध्वनिया कौन सी है? ठीक है, कंठ ध्वनि हमको बताना है कि कौन सी है। तो ऑप्शन है क ख, ऑप्शन बी है य र, ऑप्शन सी है च ज, और ऑप्शन डी है ट र। तो इसमें कंठ ध्वनि कौन सी होगी? तो इसमें कंठ ध्वनि कौन सी होगी हमको बताना है, तो कौन सा होगा? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क ख। क्या है? ये कंठ ध्वनि है। ठीक है, क वर्ग, क वर्ग के सभी वर्ण क्या होते हैं? कंठ, इसका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन हमको बताना है। तो ऑप्शन ए गो भो, ऑप्शन बी है जो, ऑप्शन सी है
ड ढ और ऑप्शन डी है प प। तो उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य बताना है। तो मूर्धन्य कौन सा होगा, तो क्या है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ड ढ। ये क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण वर्ण कौन से हैं। ठीक है, अल्प प्राण वर्ण हमको बताना है। तो अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं, तो अल्प प्राण में क्या होता है, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन तथा सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर, सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तो इसमें अल्प प्राण वर्ण कौन है हमसे पूछा है, तो कौन है इसमें, तो इसमें क्या है कि इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा और ऑप्शन नंबर क और ग भी सही होगा। ठीक है, ये भी सही होगा, दोनों सही होगा। ठीक है, ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो ऑप्शन है ख, यहाँ पे ख के नीचे चंद्रबिंदी है और इसी तरह ग के नीचे यहाँ पे चंद्रबिंदी है। फिर ऑप्शन है बी है उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऑप्शन ये ए, आए, औ और ऑप्शन ये स और ह और स और स। तो इसमें नवीन विकसित ध्वनि आपको बताना है, तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो वो ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। ठीक है, तो घोष वर्ण कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, घोष या सघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा तथा सभी स्वर, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन, अस्त व्यंजन, अस्त व्यंजन कौन से, य, र, ल और व। ठीक है, और इसके साथ अ भी होता है। अ भी क्या होता है, सघोष या घोष वर्ण होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें हो जाएगा म, क्या है ये, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। म क्या है, घोष वर्ण होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन ए छोटा ओ, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी है र और ऑप्शन डी है य। तो कौन सा है, कौन सा इसमें होगा, कौन व्यंजन नहीं है, तो कौन सा होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है ये, व्यंजन नहीं है, ये स्वर है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले आगे मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी लोगों तक इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।